रात के 2 बज रहे हैं। नींद बहुत गहरी है, लेकिन अचानक ब्लैडर में एक भारी दबाव महसूस होता है। इंसान उठता है, वॉशरूम तक जाता है, लेकिन यूरिन पास करने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, और फ्लो बहुत कम होता है। वापस बिस्तर पर आने के बाद भी लगता है कि ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हुआ। बिल्कुल। और रात में ऐसा 3, 4 या 5 बार होता है। कोई सामान्य एक्सरे इसे शुरुआत में नहीं पकड़ पाता, लेकिन ये उस इंसान की पूरी ऊर्जा और नींद को खत्म कर देता है। और विडंबना देखिए, ज्यादातर पुरुष इसे सिर्फ बढ़ती उम्र का लक्षण मानकर चुपचाप सहते हैं। उन्हें लगता है कि 50 या 60 की उम्र के बाद तो ऐसा ही होता है। सही कहा। ये चुप्पी तब तक बनी रहती है जब तक कोई गंभीर मेडिकल इमरजेंसी ना आ जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऐसा होना कोई पक्की नियति नहीं है। बिल्कुल नहीं। प्राचीन आयुर्वेदिक विद्वानों ने मानव शरीर का बहुत बारीकी से अध्ययन किया था। हाँ, और उन्होंने उन विशिष्ट जड़ी बूटियों और आहारों की खोज की जो शुक्र धातु को पोषण देते हैं, वीर्य को बढ़ाते हैं और ओजस का निर्माण करते हैं। और आज आधुनिक विज्ञान भी इन पारंपरिक तत्वों पर मोहर लगा रहा है, खासकर जब बात पुरुषों की सेहत और स्टेमिना की आती है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हम धीरे धीरे एक ऐसे प्राकृतिक तत्व के रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो शायद कई पारंपरिक भारतीय रसोइयों या औषधियों में चुपचाप मौजूद रहा है। हाँ, और जिस पर आज की आधुनिक रिसर्च बहुत ही हैरान करने वाले खुलासे कर रही है। तो चर्चा शुरू करने से पहले नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ऊर्जा, एक मेन हेल्थ प्रैक्टिशनर। मेरा मिशन है पुरुषों को उनकी खोई हुई शक्ति, स्फूर्ति और जीवंतता वापस दिलाना। आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव, अनियमित दिनचर्या और बढ़ती उम्र के कारण कई पुरुष 30 के बाद थकान, कमजोरी और आत्मविश्वास में कमी महसूस करने लगते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान प्रकृति के पास है। और आज हमारे पास जो स्रोतों का खजाना है ना, वो वाकई इस समाधान की वैज्ञानिक पुष्टि करता है। हमारे पास इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुष के शोध पत्र हैं। हाँ, और हेल्थ लाइन के आर्टिकल्स भी हैं, साथ ही कुछ बहुत ही गहराई से जांची गई क्लिनिकल केस स्टडीज। बिल्कुल, और यहाँ तक कि हजारों साल पुरानी सुश्रुत संहिता के सर्जिकल दस्तावेज भी हैं। तो हमारा मिशन आज ये डिकोड करना है कि कैसे प्राचीन आयुर्वेद और आज का आधुनिक विज्ञान मिलकर पुरुषों में उम्र के साथ होने वाली शारीरिक समस्याओं का प्राकृतिक समाधान दे सकते हैं। खासकर प्रोस्टेट के बढ़ने, जिसे बीपीएच कहते हैं, और वाइटैलिटी की कमी का, वो भी बिना हमेशा सर्जरी के। हाँ, और यहाँ एक छोटी सी चेतावनी देना जरूरी है। हम यहाँ विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। हम किसी भी स्रोत के निजी नजरिए का सीधे तौर पर समर्थन नहीं कर रहे हैं। सही बात है, हम बस इस जटिल जानकारी को आसान भाषा में डिकोड कर रहे हैं। तो चलिए किसी भी इमारत की तरह शरीर के सबसे गहरे आधार से शुरू करते हैं। आयुर्वेद में सप्तधातु का एक बहुत ही वैज्ञानिक सिद्धांत है। हाँ, जब भोजन पचता है तो जो रस बनता है वो शरीर के भीतर 7 अलग अलग स्तरों से गुजरता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंत में बनती है 7वीं धातु, जो कि सबसे परिष्कृत धातु है, यानी शुक्र धातु। ये पूरे पाचन तंत्र का अंतिम और सबसे शक्तिशाली निचोड़ है। बिल्कुल, और स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि शुक्र धातु को केवल प्रजनन या फर्टिलिटी तक सीमित रखना एक बड़ी भूल होगी। मतलब ये उससे कहीं ज्यादा काम करती है। हाँ, ये ओजस का निर्माण करती है। ओजस का मतलब है इंसान की गहरी इम्यूनिटी, उसकी सेलुलर ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता। तो जब ये शुक्र धातु कमजोर होती है तो इंसान सिर्फ फर्टिलिटी नहीं खोता, बल्कि सेलुलर लेवल पर थका हुआ महसूस करता है। एकदम सही, घबराहट होती है, आत्मविश्वास गिर जाता है और शरीर पर समय से पहले बुढ़ापा हावी होने लगता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि मानव शरीर एक बहुत ही जटिल मशीन है, तो शुक्र धातु उस मशीन के सुपर रिफाइंड बैटरी की तरह है। हाँ, जो पूरे सिस्टम को चलाती है। अगर ये मुख्य बैटरी ही डाउन होगी तो सिर्फ एक पुर्जा खराब नहीं होगा, पूरी गाड़ी धीमी पड़ जाएगी। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उम्र बढ़ने के साथ इस बैटरी को चार्ज कैसे रखा जाए। सही कहा। तो आपने शुरुआत में जिस प्राकृतिक तत्व की ओर इशारा किया था, क्या अब उस रहस्यमय एफआईएन का नाम बताने का समय आ गया है? हाँ, मुझे लगता है सस्पेंस खत्म करना चाहिए। वो प्राचीन और शक्तिशाली तत्व है शिलाजीत। ओह, शिलाजीत। पहाड़ों की चट्टानों से गर्मियों में पिघलकर निकलने वाला ये खनिज युक्त स्राव। बिल्कुल, ये सदियों से वाइटैलिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है।
लेकिन अब इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बेसिक एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जैसे जर्नल्स ने इसके पीछे की असली कार्यप्रणाली दुनिया के सामने रखी है। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? क्योंकि आयुर्वेद में इसे चमत्कारी माना गया है, लेकिन विज्ञान में तो चमत्कार नहीं, मैकेनिज्म काम करता है। यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये शुद्ध रसायन विज्ञान है। शिलाजीत का मुख्य सक्रिय घटक है फुल्विक एसिड। फुल्विक एसिड, और इसके साथ ही इसमें ह्यूमिक एसिड और दर्जनों सूक्ष्म खनिज भी होते हैं ना? हाँ, क्लिनिकल स्टडीज में देखा गया कि जब 45 से 55 साल के स्वस्थ पुरुषों को लगातार 90 दिनों तक शिलाजीत का शुद्ध अर्क दिया गया, दिन में 2 बार, तो उनके ब्लड में टोटल टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया और DHES के स्तर में भी वृद्धि हुई, जो कि एक बेहद अहम एंटी एजिंग हार्मोन है। बिल्कुल। एक मिनट, मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि ये कोशिकाओं के स्तर पर एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बहुत तगड़ा काम करता है। क्या ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के पीछे का मुख्य कारण है? एकदम सटीक बात पकड़ी आपने। पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम लेडिक कोशिकाएं करती हैं, जो टेस्टीज में होती हैं। और उम्र के साथ या खराब लाइफस्टाइल के कारण शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। हाँ, आसान भाषा में कहें तो इन लीडिंग कोशिकाओं में जंग लगने लगता है, जिससे वे हार्मोन बनाना कम कर देती हैं। तो स्रोत क्या बताते हैं? शिलाजीत का फुल्विक एसिड कैसे काम करता है? वह शरीर के अंदर NRF2 और HO1 नाम के सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे को सक्रिय कर देता है। मतलब ये एक तरह का एंटी रस्ट स्प्रे या सुरक्षा कवच है जो कोशिकाओं को जंग लगने से बचाता है। बिल्कुल। जब कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं तो वे स्वाभाविक रूप से अपना काम बेहतर करती हैं। और एक स्टडी में ओलिगोस्पर्मिक यानी कम स्पर्म काउंट वाले मरीजों में इसका प्रयोग किया गया था ना? हाँ, और 90 दिनों में स्पर्म काउंट में 61% की भारी वृद्धि देखी गई। ये डेटा तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब हमारी शरीर की मुख्य बैटरी को वैज्ञानिक रूप से चार्ज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है मुझे। कैसा विरोधाभास? अगर शिलाजीत से शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और आधुनिक विज्ञान कहता है कि टेस्टोस्टेरोन जब टूटकर DHT में बदलता है, तो वही DHT प्रोस्टेट ग्रंथि को बड़ा करने का मुख्य कारण होता है। सही पॉइंट है। तो क्या उम्रदराज पुरुषों में शिलाजीत लेने से प्रोस्टेट की समस्या और ज्यादा भयंकर नहीं हो जाएगी? हम एक समस्या सुलझाने के चक्कर में दूसरी तो नहीं पैदा कर रहे? ये एक बहुत ही शानदार और तार्किक सवाल है, और यहीं पर सिंथेटिक हार्मोन रिप्लेसमेंट और प्राकृतिक एडेप्टोजीन्स के बीच का फर्क समझना जरूरी है। अच्छा, तो ये दोनों अलग कैसे हैं? स्रोत बताते हैं कि शिलाजीत सीधे तौर पर टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन नहीं है। ये एक एडेप्टोजिन है। यह शरीर को संतुलन में लाता है। मतलब? यह लेडिक कोशिकाओं को केवल उतना ही हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है जितना शरीर के लिए प्राकृतिक रूप से जरूरी है। बिल्कुल, ये सीधे DHT के स्तर को उस तरह नहीं भड़काता जैसे कि स्टीरॉइड्स भड़काते हैं। यह बहुत राहत की बात है, लेकिन अगर बैटरी फुल चार्ज है और ऊर्जा सही बन रही है, फिर भी उम्र के साथ पुरुषों को यूरिन की समस्या क्यों होती है? वही तो असली समस्या है। ये ऐसा है कि मोटर पूरी ताकत से पानी फेंक रही है, लेकिन आगे पाइपलाइन में कहीं कोई भयंकर रुकावट आ गई है। यही रुकावट उम्रदराज पुरुषों की सबसे बड़ी मेडिकल पहेली है। इसे विज्ञान की भाषा में BPH यानी बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी कहते हैं। यानी प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना। हाँ, प्रोस्टेट असल में एक अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है जो यूरिन की नली के चारों ओर लिपटी होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पाइप के अंदर समय के साथ कोई कचरा या गंदगी जमा हो जाती है, जैसे किसी घर के पुराने प्लम्बिंग सिस्टम में होता है? नहीं, यहाँ ये प्लम्बिंग का उदाहरण थोड़ा बदल जाता है। ये ऐसा नहीं है कि पाइप के अंदर कोई कचरा फंस गया है। तो फिर ये रुकावट कैसी है? प्रोस्टेट की समस्या को ऐसे समझिए जैसे किसी रबर के लचीले पाइप को बाहर से किसी ने अपनी मुट्ठी में कसकर दबा लिया हो। मतलब बाहर से दबाव पड़ रहा है। बिल्कुल। उम्र के साथ जब प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ता है तो वो बाहर से यूरिन की नली पर दबाव डालती है। तो अंदर से कुछ भी डालकर सफाई करने से वो मुट्ठी नहीं खुलेगी। हमें उस मुट्ठी की पकड़ को ढीला करना होगा। एकदम सही। और आयुर्वेद इस मुट्ठी के कसने या रुकावट को किस नजरिए से देखता है? आयुर्वेद में इसे वातष्ठिला कहा गया है। सुश्रुत संहिता में इसका बहुत विस्तृत वर्णन मूत्राघात यानी यूरिनरी रुकावट के अध्याय में मिलता है। मैंने पढ़ा है कि आयुर्वेद कहता है कि नाभि के नीचे के अंगों और मल मूत्र के उत्सर्जन को अपान वायु नियंत्रित करती है। हाँ, और जब ये वायु असंतुलित हो जाती है तो वो ब्लैडर और मलाशय के बीच एक पथरीली गांठ या सूजन पैदा कर देती है, जिसे अष्ठिलावत ग्रंथि कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है,
ये अपान वायु अचानक से असंतुलित क्यों हो जाती है? इसके कई कारण हैं। क्या ये सिर्फ बढ़ती उम्र का नतीजा है या हमारी आज की आधुनिक लाइफस्टाइल का इसमें कोई बड़ा हाथ है? दोनों ही बातें हैं। उम्र और हार्मोनल बदलाव एक प्राकृतिक कारण है, जैसे एस्ट्रोजन का बढ़ना। लेकिन स्रोतों में एक बहुत ही अहम बिंदु पर जोर दिया गया है। कौन सा बिंदु? वेग अवरोध, यानी शरीर की प्राकृतिक गतियों को जबरन रोकना। आज के कॉर्पोरेट कल्चर को ही देख लीजिए। हाँ, लोग लंबी मीटिंग्स में बैठे हैं, घंटों ट्रैफिक में फंसे हैं। और यूरिन का प्रेशर होने के बावजूद उसे रोक कर रखते हैं। बिल्कुल। या फिर रात को गहरी नींद से उठने के आलस में लोग यूरिन रोक लेते हैं। जी। इसके अलावा दिन भर अत्यधिक कैफीन पीना, शराब का सेवन और बहुत ज्यादा रूखा सूखा खाना। आयुर्वेद के अनुसार ये सभी आदतें वात दोष को भयंकर रूप से भड़काती हैं, है ना? हाँ, वात का स्वभाव है सूखापन और कड़ापन। जो वात भड़कता है तो वो पेल्विक हिस्से की मांसपेशियों और प्रोस्टेट को कड़ा कर देता है, सूजन पैदा कर देता है। हमारे पास स्रोतों में एक बहुत ही विस्तृत केस स्टडी है जहां 57 और 72 साल के मरीजों का परीक्षण किया गया था। बिल्कुल। उन केस स्टडीज को पढ़ते हुए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, विशेषकर उस 72 साल वाले मरीज का डेटा। कोई इंसान इतनी तकलीफ में कैसे जी सकता है? उस मरीज की स्थिति वाकई बहुत गंभीर थी। जब वो अस्पताल आए थे तो उन्हें पिछले 5 महीने से कैथीटर यानी यूरिन की नली लगी हुई थी। मतलब बिना नली के वो एक बूंद यूरिन पास नहीं कर पा रहे थे। हाँ, और उनका अल्ट्रासाउंड बताता था कि यूरिन पास करने की कोशिश के बाद भी ब्लैडर में 570 सीसी यूरिन बच रहा था। इसे पीवीआर कहते हैं। 570 सीसी, इसका मतलब है आधा लीटर से ज्यादा यूरिन ब्लैडर में ही सड़ रहा था। प्रोस्टेट का साइज भी 27 सीसी तक बढ़ चुका था। बिल्कुल, ये शरीर के अंदर एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह है। तो जब पाइपलाइन इतनी बुरी तरह बाहर से कसी हुई मुट्ठी की तरह ब्लॉक हो गई है, तो क्या ऐसे में सिर्फ कॉफी छोड़ देने या लाइफस्टाइल बदलने से काम चल जाएगा? नहीं, जब स्थिति इतनी बिगड़ जाए तो केवल परहेज काम नहीं आता। या इस सूजन को पिघलाने के लिए कोई बहुत ही शक्तिशाली इंटरवेंशन चाहिए होगा? यहीं पर विशिष्ट आयुर्वेदिक औषधियां और पंचकर्म अपना काम करते हैं। उस 72 वर्षीय मरीज को सिर्फ खाने वाली दवाइयां नहीं दी गई। तो सबसे पहले क्या किया गया? उनके वात को शांत करने के लिए विरेचन और बस्ती का उपयोग किया गया, जो औषधीय एनिमा होता है। और इसके बाद उन्हें उत्तर बस्ती दी गई, जिसमें वस्त्यमायंतक घृत का इस्तेमाल हुआ था, राइट? हाँ, ये एक बेहद सूक्ष्म प्रक्रिया है जहां औषधीय तेल को सीधे मूत्रमार्ग से अंदर डाला जाता है, जिससे वो सीधे प्रोस्टेट और ब्लैडर की सूजी हुई दीवारों पर असर करती है। बिल्कुल। और इसके साथ खाने के लिए भी कुछ विशिष्ट काढ़े दिए गए थे, जैसे वरुणादिक्वात। इसका नाम स्रोतों में बार बार आता है। हाँ, वरुणादिक्वात प्रोस्टेट के लिए एक अचूक अस्त्र माना गया है। इसमें वरुण नाम के पेड़ की छाल मुख्य होती है। साथ ही इसमें गोक्षुर और पाषाण भेद मिलाए जाते हैं। पाषाण भेद का तो शाब्दिक अर्थ ही है पत्थर को तोड़ने वाला। सही कहा। विज्ञान की नजर से देखें तो इन जड़ी बूटियों में शक्तिशाली मूत्रल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसके अलावा प्लैनेट आयुर्वेद के लेख में कुछ बहुत ही आम घरेलू चीजों का भी जिक्र था जो प्रोस्टेट के काम करने के तरीके को भीतर से सुधारते हैं। हाँ, जैसे कद्दू के बीज और करक्यूमिन। यहाँ विज्ञान बहुत ही सटीक है। कद्दू के बीज जिंक से भरे होते हैं। अब सवाल ये है कि प्रोस्टेट को जिंक क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर के अन्य अंगों की तुलना में प्रोस्टेट ग्रंथि में जिंक की मात्रा बहुत अधिक होती है। और जिंक कोशिकाओं की एपोप्टोसिस यानी पुरानी कोशिकाओं की प्राकृतिक मृत्यु की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। बिल्कुल। उम्र के साथ जब प्रोस्टेट में जिंक कम होता है तो पुरानी कोशिकाएं मरना भूल जाती हैं और नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। इसी वजह से ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है और जिंक इस प्रक्रिया को वापस पटरी पर लाता है। वाह, मतलब जिंक कोशिकाओं का वो मैनेजर है जो उन्हें बताता है कि अब तुम्हारी छुट्टी का समय हो गया है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और करक्यूमिन कैसे काम करता है? करक्यूमिन, जो हल्दी का मुख्य अर्क है, वो शरीर में COX-2 जैसे इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स को ब्लॉक कर देता है। मतलब ये सूजन की पूरी चेन रिएक्शन को रोक देता है। हाँ, और इन सब प्राकृतिक इंटरवेंशंस का परिणाम कोई हवाई नहीं था। उस 72 ईयर मरीज के इलाज के बाद के अल्ट्रासाउंड रिजल्ट्स देखिए। क्या रिजल्ट्स आए थे? जो यूरिन रेजिडुअल वॉल्यूम 570 सीसी था, वो घटकर मात्र 300 सीसी रह गया। और प्रोस्टेट का साइज 27 सीसी से सिकुड़कर 20 सीसी हो गया। सबसे बड़ी बात, 5 महीने से लगा कैथेटर हट गया और मरीज बिना किसी सहारे के खुद यूरिन पास करने लगा। ये आधुनिक विज्ञान और प्राचीन जड़ी बूटियों का एक बेहतरीन तालमेल है। सूजन कम हो गई,
मुट्ठी की पकड़ ढीली हो गई। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और चुनौती है। जब कोई पाइप लंबे समय तक ब्लॉक रहता है और अंदर से बार बार दबाव पड़ता है, तो वो पाइप यानी ब्लैडर की मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यूरिनरी ट्रैक्ट का कमजोर हो जाना बीपीएच का एक बहुत ही तकलीफदेह साइड इफेक्ट है। रुकावट हटने के बाद भी ब्लैडर में यूरिन को रोक कर रखने की ताकत नहीं बचती। दवाइयां ग्रंथि का आकार तो कम कर सकती हैं, लेकिन ब्लैडर और पेल्विक हिस्से की जो मांसपेशियां सिकुड़ कर कमजोर हो चुकी हैं, उन्हें फिर से टोन करने के लिए किसी दवा की नहीं, शारीरिक व्यायाम की जरूरत होती है। और यहीं हेल्थलाइन और हमारी क्लिनिकल केस स्टडीज एक ही बात पर जोर देते हैं, पेल्विक फ्लोर को मजबूत करना। बिल्कुल, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां ही वे रबर बैंड हैं जो ब्लैडर को नीचे से सहारा देती हैं और यूरिन के वॉल्व को नियंत्रित करती हैं। आयुर्वेद और योग में इस नियंत्रण को मूलाधार बंध कहा गया है। आधुनिक दुनिया इसे कीगल एक्सरसाइज के नाम से जानती है। हाँ, लेकिन इसे करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि बहुत से लोग इसे गलत तरीके से करते हैं और पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ने लगते हैं। स्रोतों में इसका बहुत स्पष्ट मैकेनिज्म समझाया गया है। मरीज को बस उस विशिष्ट मांसपेशी की पहचान करनी होती है जिससे वो यूरिन करते समय धार को बीच में रोकता है। उसी मांसपेशी को लक्षित करना है। अभ्यास के लिए शांत बैठकर पेल्विक और गुदा के बीच के हिस्से को अंदर की तरफ सिकोड़ना है, कुछ सेकंड रोकना है और फिर धीरे धीरे छोड़ना है। एक अध्ययन के अनुसार जिन पुरुषों ने बीपीएच की तकलीफ के दौरान 12 हफ्तों तक रोजाना इसके 3 सेट किए, उनका यूरिन पर नियंत्रण नाटकीय रूप से बेहतर हो गया। इसके साथ ही डबल वॉइडिंग की तकनीक भी बहुत प्रभावी बताई गई है, विशेषकर रात की नींद खराब होने से बचाने के लिए। हाँ, डबल वॉइडिंग एक बहुत ही स्मार्ट नॉन मेडिकल मैनेजमेंट है। इसमें इंसान को सोने से ठीक पहले एक बार यूरिन पास करना होता है, फिर वॉशरूम में ही कुछ मिनट रिलैक्स करना होता है और दोबारा यूरिन पास करने की कोशिश करनी होती है। इससे ब्लैडर के कोनों में बचा हुआ यूरिन भी बाहर आ जाता है। अगर शाम 7 बजे के बाद लिक्विड डाइट कम कर दी जाए तो रात में बार बार उठने की समस्या काफी हद तक सुलझ जाती है। इन छोटी छोटी बातों का असर कितना गहरा हो सकता है, ये एक 55 साल के मरीज की केस स्टडी से पता चलता है। हाँ, उस मरीज ने दवाइयां बंद करने के बाद भी सिर्फ मूलाधार बंद और डबल वॉइडिंग के जरिए 9 महीने तक अपने प्रोस्टेट के लक्षणों को पूरी तरह नियंत्रण में रखा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पूछना है। चलिए, हमने मान लिया कि जड़ी बूटियां काम करती हैं, पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज से कंट्रोल आता है। हाँ। लेकिन अगर स्थिति बहुत बिगड़ जाए, ग्रंथि इतनी बड़ी और सख्त हो जाए कि प्राकृतिक तरीके काम ही ना करें। हाँ। आज के समय में तो हम तुरंत लेजर सर्जरी या TURP के लिए जाते हैं। सही बात है। तो क्या प्राचीन काल में लोग सर्जरी करते थे? मेरा मतलब है, आज हमारे पास MRI है, अल्ट्रासाउंड है, कैमरा वाले एंडोस्कोप है। इनके बिना शरीर के इतने गहरे और जटिल हिस्से की सर्जरी कैसे संभव थी? ये आज की चर्चा का शायद सबसे रोमांचित कर देने वाला हिस्सा है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड फार्मा रिसर्च में एक बहुत ही विस्तृत समीक्षा छपी है। मैंने सुना है महर्षि सुश्रुत ने अश्मरी चिकित्सा का जो वर्णन किया है, उसे पढ़कर आधुनिक सर्जन भी हैरान रह जाते हैं। बिल्कुल, सुश्रुत की वह तकनीक आज की आधुनिक पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी से हूबहू मिलती है। ये कैसे हो सकता है? एनेस्थीसिया के बिना और बिना देखे शरीर के अंदर चीरा कैसे लगाया जा सकता था? सुश्रुत की एनाटमी की समझ अविश्वसनीय थी। उन्होंने सर्जरी के लिए एक पूरा प्रोटोकॉल बनाया था। मतलब दर्द से बचाने के लिए भी कुछ करते थे? हाँ, मरीज को दर्द से बचाने के लिए विशिष्ट जड़ी बूटियों से बनी तेज मदिरा पिलाई जाती थी जो एनेस्थीसिया का काम करती थी। मरीज को एक खास पोजीशन में लिटाया जाता था। और सबसे बड़ा रहस्य था उनका अप्रोच, है ना? सुश्रुत ने पेट फाड़ने की सलाह नहीं दी। बिल्कुल, उन्होंने बताया कि चीरा पायु मेढ्र अंतरम यानी पेरिनियल स्पेस में बाईं तरफ लगाया जाना चाहिए, गुदा और जननांग के बीच की जगह। अरे, ये तो ठीक वही रास्ता है जहां से आज के मॉडर्न सर्जन्स प्रोस्टेट तक पहुंचते हैं। हाँ, सुश्रुत ने सर्जन को निर्देश दिया था कि वो अपनी उंगलियों के स्पर्श से अंदर मौजूद ग्रंथि या पत्थर को महसूस करे, उसे नीचे की तरफ दबाए और फिर सावधानी से चीरा लगा के उसे बाहर निकाले। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सुश्रुत ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि इस दौरान बीच की सीवनी और सेमिनल वेसिकल्स की नसों को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, वरना मरीज हमेशा के लिए अपनी प्रजनन क्षमता या यूरिन पर नियंत्रण खो देगा। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास है। बिना किसी स्क्रीन या कैमरे के
केवल अपनी उंगलियों के स्पर्श और शरीर रचना के इतने गहरे ज्ञान से इतनी जटिल सर्जरी को अंजाम देना, ये मानव मस्तिष्क की असीम क्षमता का प्रमाण है। बिल्कुल। तो अब समय आ गया है कि इस पूरी लंबी और गहन चर्चा के धागों को एक साथ समेटा जाए। हाँ, आज हमने देखा कि पुरुषों की सेहत और बढ़ती उम्र का ये सफर कोई लाचारी या हार मान लेने वाला सफर नहीं है। सही कहा। शरीर की मूल बैटरी यानी शुक्र धातु को फिर से ऊर्जावान बनाने वाले प्राकृतिक शिलाजीत और उसके फुल्विक एसिड से लेकर प्रोस्टेट के कसे हुए मुट्ठी जैसे दबाव को कम करने वाली वरुणादि क्वाथ जैसी जड़ी बूटियों तक, प्रकृति ने हमें विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरने वाले बेहतरीन उपकरण दिए हैं। और सिर्फ जड़ी बूटियां ही नहीं, जिंक से भरपूर कद्दू के बीज, करक्यूमिन और शरीर के भीतर के नियंत्रण को जगाने वाले मूलाधार बंध जैसे व्यायाम साबित करते हैं कि हम अपने ब्लैडर और पाइपलाइन का नियंत्रण वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। हाँ, जो भी पुरुष जीवन के तीसरे या चौथे दशक को पार कर रहे हैं, उनके लिए जानकारी केवल मेडिकल ज्ञान नहीं है। ये जीवन की गुणवत्ता और खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पाने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है। यह बिल्कुल सत्य है। यह समाधान बाहर खोजने के बजाय प्रकृति और अपनी जड़ों की ओर लौटने का समय है। चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो मुझे लगातार सोचने पर मजबूर कर रहा है। वो क्या है? अगर महर्षि सुश्रुत हजारों साल पहले बिना किसी अल्ट्रासाउंड, बिना एक्सरे मशीन और बिना आधुनिक माइक्रोस्कोप के केवल अपनी उंगलियों के सूक्ष्म स्पर्श और एनाटॉमी की अचूक समझ से प्रोस्टेट और पेल्विक हिस्से की इतनी जटिल सर्जरी का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते थे, तो जरा सोचिए, प्राचीन संस्कृत के उन धूल भरे पन्नों और श्लोकों के बीच आधुनिक चिकित्सा जगत के और कितने बड़े रहस्य आज भी अपनी खोज का इंतजार कर रहे होंगे। शायद अगला बड़ा मेडिकल ब्रेक थ्रू किसी नई लैब से नहीं, बल्कि किसी बहुत पुरानी पांडुलिपि से निकले। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए खास तौर पर बनाया गया है। यहाँ साझा की जाने वाली जानकारी न केवल आपकी सेहत को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपके रिश्तों में भी नई खुशियाँ और संतुलन ला सकती है। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा, फिर मिलते हैं।